हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स टर्म 1 के फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सब कुछ हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके डिफरेंट फॉर्मूले और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ में बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जैसे किसी भी मास के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ऐसे ही चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, ठीक है, पर होती क्या है? जैसे यहां पर एक चार्ज है, सपोज Q, ठीक है, और इसके अराउंड एक स्पेस आप ये मान लो। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड का पता कैसे चलता है? हमें कैसे पता कि इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड है? बिकॉज अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो वो रुका नहीं रहता है, अर्थ की तरफ जाता है, मतलब यहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी फील्ड उस स्पेस को बोलते हैं जिस स्पेस में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे। तो अगर ये एक चार्ज है, अब आपको पता है कि एक चार्ज दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस है जिस स्पेस में ही ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अगर, क्योंकि यार ये एक चार्ज यहां पे पड़ा है, अगर एक चार्ज बहुत ही दूर पड़ा है कोई दूसरा चार्ज, तो ये चार्ज उसको ना अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल कर सकता है। भाई एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक ही तो ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर अगर ये मार्कर होगा तब छोड़ने पे अर्थ की तरफ थोड़ी आएगा। ये तो अर्थ के पास है इसलिए अर्थ की तरफ आ रहा है। तो अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड एक सर्टेन बाउंड्री तक है, मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन बाउंड्री तक होती है। इसी तरीके से चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाउंड्री तक ही होती है। अगर दूसरा चार्ज इस बाउंड्री से बाहर रखा होगा Q डैश, तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा। अगर ये Q डैश इस बाउंड्री के अंदर रखा होगा तभी ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। समझ गए? तो ये जो स्पेस है एक चार्ज के अराउंड जिसमें दूसरे चार्जेस उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकते हो, दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट बाय अदर चार्जेस। ये वो स्पेस है चार्ज के अराउंड जिसमें चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्शन दूसरे चार्जेस फील कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक ही चीज मानते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट द नेम ऑफ दैट स्पेस, एक चार्ज के अराउंड जिसमें दूसरे चार्जेस उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकते हो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is used to measure the value of electric field. नाम पढ़ो, electric field intensity, how intense is the electric field, how strong is the electric field. तो electric field को जब हम नापते हैं, measure करते हैं और एक वैल्यू निकल के आती है, that value is called electric field intensity. अब सवाल है कि वो वैल्यू मेजर की कैसे जाए। अगर आप यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is the force acting on a unit positive charge placed at that point, है ना? force acting on a unit charge मैंने लिखा है ना, इसको आप कर लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बट ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आएगी, जरा इसकी तह तक हमको जाना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा, सोल तक जाना पड़ेगा। देखो, जैसे एक ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहते हो। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी पॉइंट पे होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे अलग है, इस पे अलग है, सेम भी हो सकती है, मतलब हर पॉइंट की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। सो व्हेन वी से दैट वी आर मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं किसी पॉइंट पे, है ना? तो हम किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं? सपोज यहां पर एक पॉइंट है ए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। तो अब हम कैसे मेजर करें? अब मैं आपको एक फॉर्मूला जो लिखने जा रहा हूं उसकी मैं आपको बिल्कुल इन डेप्थ समझा रहा हूं कि वो फॉर्मूला आया कहां से, किस लॉजिक से वो बनाया गया। जो मैंने वीडियो डाला था
कि हाउ टू मेक फिजिक्स स्ट्रांग, उसमें मैंने बोला था कि आपने चीजों की बिल्कुल बेसिक तक जाना है। आपने ये तो देखना ही है कि फॉर्मूला क्या है, आपने ये भी देखना है कि वो ऐसा क्यों है, क्या सोच के वो फॉर्मूला बनाया गया। तो उसी सोच पे मैं आपको ले जा रहा हूं यहां पे। ठीक, देखो बच्चों, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, उस फील्ड का पता कैसे चलता है? फील्ड दिखती तो है नहीं, तो फील्ड का पता कैसे चलता है? फील्ड का पता चलता है उस फील्ड में रखे दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे जब फोर्स लगती है उससे। जैसे मैंने यहां पे ये ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ा तो ये यहां रहेगा नहीं, ये चल पड़ेगा। तो अगर ये यहां नहीं रहा छोड़ने पे और चल पड़ा, इसका मतलब यहां पे फील्ड है जो इसको अफेक्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किनको अफेक्ट करती है? मासेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड किनको अफेक्ट करती है? चार्जेस को। हर फील्ड का अपना अपना नेचर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलती है? मैं तो भैया आयरन आर्टिकल पे या उसके जैसी चीजों पर ही फोर्स लगाऊंगी, दूसरी मैग्नेट्स पर ही फोर्स लगाऊंगी, वुड पे नहीं लगाऊंगी। हर फील्ड का अपना अपना नेचर है। ग्रेविटेशनल फील्ड कहती है कि कोई भी बॉडी जिसमें मास हो मैं उस पर फोर्स लगा दूंगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है कोई भी पार्टिकल जिसमें चार्ज हो मैं उस पर फोर्स लगा दूंगी। सो ओनली चार्जेस आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आप यहां पर एक चार्ज रखोगे तो वो चार्ज चल पड़ेगा, रुकेगा नहीं। यही पहचान है कि अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपने यहां पे एक चार्ज रखा और छोड़ा, वो यहीं का यहीं रहेगा। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने यहां पे एक चार्ज रखा तो वो यहां नहीं रहेगा, चल पड़ेगा, बिल्कुल मासेस की तरह। समझ में आई बात? ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के बारे में हमें पता लग गया कि कैसे पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम नापे कैसे, हम मेजर कैसे करें? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का क्या तरीका बनाया है। देखो, अब फिर से वही बात करते हैं कि फील्ड्स दिखाई तो देती नहीं है, वो सिर्फ महसूस होती हैं। महसूस किससे होती हैं? कि उस फील्ड में जो ऑब्जेक्ट रखा है उस पर जो फोर्स लग रही है उससे। तो फोर्स जितनी स्ट्रांग लगेगी उतनी ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फोर्स जितनी वीक लगेगी उतनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। या कोई भी फील्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अर्थ के सरफेस के पास हूं, मैंने इसको ऐसे छोड़ा तो देखो ये कितनी तेज गया। अगर मैं यहां से 1,00,000 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं और तब इसको छोड़ूं, क्या आपको लगता है ये तब भी उतनी ही तेज जाएगा? नहीं, तब ये धीरे जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पे जितनी ज्यादा फोर्स लग रही है, फोर्स ही तो फील्ड का मेजरमेंट देगी। एक ऑब्जेक्ट पे किसी पॉइंट पे जितनी ज्यादा फोर्स लग रही है उतनी ही ज्यादा वहां पर फील्ड है, ऐसा समझ लो। लेकिन एक चीज का यहां पे और ध्यान रखना है। सपोज आप यहां पर तो एक्सपेरिमेंट करके चले गए इससे, अब जब आप 1,00,000 किलोमीटर दूर गए अर्थ से तो आप ये ले जाना भूल गए। वहां पे आपके पास हजारों किलो का एक पत्थर है, उसको आपने छोड़ा और वो तो बड़ा तेज गया क्योंकि उसका तो मास ज्यादा था। तो आपने कहा यार नीचे तो पेन भी इतनी तेज जा रहा है, यहां पे पत्थर को ऑब्जर्व किया, पत्थर भी इतनी तेज जा रहा है। तो आप कहोगे क्या दोनों जगह फील्ड बराबर है? आपने गलती करी ना। यहां तो आप एक्सपेरिमेंट करके चले गए इस ऑब्जेक्ट से, वहां पे जाके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी और ऑब्जेक्ट से। ये गलती नहीं करनी। एक सेम ऑब्जेक्ट अगर दो डिफरेंट जगह पर रखा हो फील्ड में, तब उस पे जहां फोर्स ज्यादा लगे वहां फील्ड स्ट्रांग है। यही मार्कर जब ऊपर लेकर जाओगे 1,00,000 किलोमीटर दूर, तब ये इतना तेजी नहीं गिरेगा, ये धीरे धीरे गिरेगा। तो आप अपना ऑब्जेक्ट नहीं बदलना। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट बदलना है कि यार हम मार्कर ले जाना भूल गए ऊपर और हमारे पास अब हजारों किलो का पत्थर है, तो कोई बात नहीं। आपने यहां पे देखा इस पे टोटल कितनी फोर्स है और इसका कितना मास है। आपने वहां पे देखा उस पत्थर पर टोटल कितनी फोर्स है, उसका कितना मास है, मार्स पे नहीं चले गए, उसका कितना मास है। दोनों की फोर्सेस को दोनों के मास से डिवाइड करा दो तो दोनों पॉइंट्स पे आपके पास ये आ जाएगा कि 1 kg पे कितनी फोर्स लग रही है। नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जाम्पल देके मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को विजुअलाइज करना इजी है। हम डेली देख रहे हैं, सामने सामने देख रहे हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा था। अगर यहां तक का डिस्कशन आपको समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आया तो अब इसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या सोच के बनाई गई। मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मैंने एक चार्ज रखा 5 कूलम का और उस पर इधर फोर्स लगी 20 न्यूटन। यहां पे मैंने एक चार्ज रखा 10 कूलम का और उस पर इधर फोर्स लगी 20 न्यूटन।
तो क्या आप ये बोलोगे कि यार यहां पर भी एक चार्ज पे 20 न्यूटन फोर्स लगी, यहां पर भी एक चार्ज पे 20 न्यूटन फोर्स लगी, तो दोनों जगह पर फील्ड बराबर है? ऐसा नहीं बोल सकते ना, बिकॉज यहां तो चार्ज हमने रखा है 5 कूलम का और यहां पे चार्ज हमने रखा है 10 कूलम का। समझ रहे हो? जैसे इसी को लेते हैं, यहां पे मैंने चार्ज रखा 5 कूलम का, सोर्स चार्ज ये है ना, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से फील्ड होती है। तो ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड है। तो यहां पे तो मैंने चार्ज रखा 5 कूलम का और इस 5 कूलम के चार्ज पे सपोज फोर्स लगी 20 न्यूटन, ठीक है, और यहां पे मैंने रखा 10 कूलम का चार्ज और 10 कूलम के चार्ज पे फोर्स लगी सपोज 100 न्यूटन। तो जब आपने दोनों जगह अलग अलग चार्ज रखा है तो आप डायरेक्ट देख के कंपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्ट फोर्स को देख के कंपेयर नहीं कर सकते और उससे नहीं पता लगा सकते कि फील्ड कहां स्ट्रांग है कहां वीक है। आपको यह देखना होगा कि 1 कूलम पर कूलम चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। जैसे अगर 5 कूलम के चार्ज पे 20 न्यूटन फोर्स लगेगी तो 20/5 4 न्यूटन पर कूलम और 20/10 2 न्यूटन पर कूलम। यहां पर 4 न्यूटन पर कूलम, यहां 2 न्यूटन पर कूलम, यानी 1 कूलम का चार्ज अगर इस पॉइंट पे रखते तो उस पे 4 न्यूटन फोर्स लगती, 1 कूलम का चार्ज अगर इस पॉइंट पे रखते तो उस पे 2 न्यूटन फोर्स लगती। तो 1 कूलम के चार्ज पे कहां ज्यादा फोर्स लग रही है? यहां। इसका मतलब है इस जगह पर फील्ड जो है वो स्ट्रांग है। यही लॉजिक है कि अगर आप 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे बराबर वैल्यू का चार्ज रखो तो जिस पॉइंट पे चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगी वहां फील्ड स्ट्रांग है और जिस पॉइंट पे चार्ज पे कम फोर्स लगेगी वहां फील्ड वीक है। लेकिन अगर आपके पास दोनों पॉइंट्स के लिए बराबर कूलम का चार्ज नहीं है तो आपने टोटल फोर्स को चार्ज से डिवाइड करके यह निकाल लेना है कि 1 कूलम के चार्ज पे ज्यादा फोर्स कहां लगेगी। जहां 1 कूलम के चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगी वहां पर फील्ड स्ट्रांग है। बस यही सोच के हमने डेफिनेशन बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो जब हम ये नाप रहे हैं, जब हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं, सो ये जो वैल्यू आ रही है दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट द नेम ऑफ दिस स्पेस, एक चार्ज के अराउंड स्पेस जिसमें उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट बाय अदर चार्जेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम जिसको नाप रहे हैं, तो नापने का क्या क्राइटेरिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, लेकिन पॉजिटिव वर्ड क्यों लिखा है यहां पे उसको मैं समझाऊं। यही है ना, ये हमने क्या निकाल लिया यहां पे कि अगर यहां 1 कूलम का चार्ज होता तो उस पे क्या फोर्स लगती, अगर यहां 1 कूलम का चार्ज होता तो उस पे क्या फोर्स लगती। तो किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है कि वहां 1 कूलम का चार्ज रखा हो तो उस पे क्या फोर्स लगेगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय E। लेकिन यहां पे हमने पॉजिटिव वर्ड क्यों लिखा है उसको भी हम जरा समझ लें। क्या मिटाना था? पॉजिटिव नहीं मिटाना था, ये मिटाना था। पॉजिटिव वर्ड क्यों लिखा है? पॉजिटिव वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी। अब आप सोचो यहां पर एक चार्ज है, तो काफी कुछ बना दिया इसमें। तो मान लो यहां पर एक चार्ज है +10 कूलम का, पॉजिटिव चार्ज है 10 कूलम का, तो इसके अराउंड ये फील्ड होगी इसकी, है ना, ये इसकी फील्ड है सपोज, ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस जगह पर ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बोल रहे हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो हमने पूछा कि ये यहां पर एक फील्ड है, 10 कूलम का चार्ज यहां पे रखा है, यहां पर एक पॉइंट है P, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज इस पॉइंट पे किधर होगी। कैसे बताया जाए, कैसे बताया जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगी तो आप कहोगे नीचे होगी, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही आपने यहां पर एक मास रखा वो नीचे जाता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है। लेकिन यहां पे तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा,
अगर मैं सपोज यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा Q, तो वो इस चार्ज से रिपेल होगा इधर, लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूंगा यहां पे माइनस क्यू वाला इससे अट्रैक्ट होगा इधर, है ना। माइनस क्यू वाले के लिए हम जरा रेड से बना लें। नेगेटिव चार्ज अगर मैं यहां पे रखूंगा तो वो अट्रैक्ट होगा इधर। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, मतलब ये चार्ज तो इधर भी जा रहा है। अगर हम देखें जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मान लेते हैं बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, ये चार्ज है Q, ठीक है। इस चार्ज के अराउंड इसकी फील्ड है और इसकी फील्ड में हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया सपोज Q0, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मान लो ये तो है ही पॉजिटिव और हमने जो चार्ज रखा वो भी पॉजिटिव है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगी क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स होगी F, मान लो। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी F/Q0। और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर है, तो इधर देखो ये किसकी वजह से वेक्टर है, ऑब्वियसली फोर्स की वजह से वेक्टर है, क्योंकि Q तो स्केलर होता है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो उस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी है। लेकिन अब हमने देखा कि इस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उस पे तो फोर्स इधर लगेगी, और इस पॉइंट पे अगर नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो उस पे फोर्स इधर लगेगी। अब सवाल है फोर्स नॉट E, सवाल है कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन, अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मानूं या ये मानूं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना हमेशा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक एजम्पशन ली, ये हमारी ली हुई एजम्पशन है कि हम ऐसा मानेंगे जिस पॉइंट पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं हम हमेशा ये मानेंगे कि वहां पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है। ये हमारी कन्वेंशन है। जैसे हम कुछ भी मान नहीं लेते, जैसे हमने मान लिया कि इस तरफ वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे, इस तरफ वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे, इसी तरीके से हमने मान लिया कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे ऐसा एज्यूम करना होगा कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ऐसी किसी एजम्पशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास एक ही तरह का होता है, जबकि चार्जेस होते हैं दो तरह के, इसलिए यह प्रॉब्लम आई। तो हमने बोला है कि किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखो, वो जिधर जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेना F डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज जो तुमने रखा है। समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बोला है कि यहां पे हमारे पास एक चार्ज है 20 माइक्रो कूलम का, पॉजिटिव चार्ज, और इससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज रख दिया -1 माइक्रो कूलम का। तो हमें बोला है कि बताओ इस पॉइंट P पे जहां पर यह चार्ज रखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड P पे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द F/Q0। Q0 वो चार्ज होता है जो हमने प्लेस किया है। तो फोर्स क्या होगी इन दोनों के बीच में, फोर्स पहले निकाल लो भाई, चाहे आप ना भी निकालो, अगर आप सिर्फ सिंबल्स पुट करो, जैसे इसको मैंने Q लिया, इसको मैंने Q0 लिया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो होगी K 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाय R² अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी KQ/R², और K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ Q 20 × 10⁻⁻6 अपॉन, माइक्रो था ना तो 10⁻⁻6 अपॉन 3 सेंटीमीटर, R² है ना नीचे,
तो 3 सेंटीमीटर यानी 9, और सेंटीमीटर को मीटर में बदला 10 की पावर -2। 9 से 9 कटा, 9 और 2 11, 11 - 6 5, 5 और 1 6, सो इट इज 2 × 10⁻6। क्या यूनिट बताई थी? न्यूटन पर कूलम। यहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ये, और हमसे पूछा है डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता? देखो रखा तो हमने -1 माइक्रो कूलम है, लेकिन जो रखा है उससे डायरेक्शन नहीं बतानी हमने। डायरेक्शन फिक्स है कि यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। यहां पॉजिटिव चार्ज होता, ये इससे, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इससे रिपेल होता और इधर जाता। समझ में आई बात? यहां अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इससे रिपेल होता तो इधर जाता। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस तरफ, और वो कितनी है? 2 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर इस -1 माइक्रो कूलम की बजाय -2 माइक्रो कूलम चार्ज होता तो भी यही आती ना फील्ड, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि Q0 से Q0 तो कट गया। तो किसी भी पॉइंट पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं आपको ले आया हूं, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, वो इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगी कि वहां चार्ज क्या रखा है, वो तो सोर्स पे डिपेंड करेगी ना। देखो पहले आपको मैं एक टर्मिनोलॉजी बताता हूं। जैसे यहां पर एक चार्ज है Q, ठीक है, उस चार्ज के अराउंड ये फील्ड है, तो इसको तो बोला जाता है, इसका नाम है, थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं इसको, इस वाले चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज। इसको हम Q से डिनोट करेंगे। इस वाले चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज, क्योंकि ये सोर्स है, इसकी वजह से फील्ड है। और यहां पर हमने एक चार्ज रखा Q0, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जो एक सोर्स चार्ज की फील्ड में जो दूसरा चार्ज रखा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं खड़ा हूं, अर्थ की यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे जितनी है उतनी ही है। यहां पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं चाहे ना रखूं, वो बदल थोड़ी जाएगी कि यहां पे मैंने ये वाला मार्कर रखा तो फील्ड कुछ और हो जाएगी, यहां पे मैंने कुछ और लाके रख दिया तो फील्ड कुछ और हो जाएगी। नहीं, फील्ड जो है उस पॉइंट पे कौन सी चीज रखी है उस पे डिपेंड नहीं करेगी, सोर्स पे डिपेंड करेगी। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है वो अर्थ पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। समझ में आया? और अगर मुझे चेक करना है कि वो फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, इस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रांग है या वीक है या किस तरफ है, तो वो तब तक चेक नहीं होगा जब तक मैं यहां पर कोई बॉडी नहीं रखूंगा। यहां पे मैंने एक बॉडी रखी और ये नीचे गिरी, मैंने कहा अच्छा यहां पे फील्ड नीचे की तरफ है, तो इस बॉडी को मैं क्या नाम दूं? इस बॉडी को मैं नाम दूंगा टेस्ट बॉडी, कि मुझे इसकी वजह से तो टेस्टिंग करी है मैंने। सो दिस चार्ज इज ओनली फॉर द टेस्टिंग। कि मान लो हमें सोर्स के बारे में नहीं पता और मैं यहां पे पता लगाना चाहता हूं कि फील्ड किधर है, तो मैंने इसको यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ये इधर गया, तो मैं समझ जाऊंगा फील्ड इधर। सो दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग। इस पॉइंट पे फील्ड इस टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं। यहां पे फील्ड फिक्स हो गई, यहां पे तुम जो भी चार्ज रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे फील्ड फिक्स हो गई। Q0 से Q0 तो कट गया ना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया हमारे पास जिसके बारे में अभी हम बात करें। समझ में आ रहा है? सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज। कौन सा टेस्ट चार्ज? ये टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज किस लिए है? जस्ट टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि फील्ड किधर है, जरा फील्ड के बारे में पता लगाने के लिए ये चार्ज है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारी ली हुई एजम्पशन है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों बोला ना कि किसी भी पॉइंट पे
फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कि इमेजिन करो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो किधर जाता। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जहां पर भी हमने फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है वहां पे हम मान लें कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। सो ये चेक करने वाला चार्ज, टेस्ट करने वाला चार्ज हम हमेशा क्या मानेंगे? पॉजिटिव। जैसे यहां पे फील्ड निकालते हुए मैंने बोला ये क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सोचो, इमेजिन करो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो ये जिस चार्ज की बात हो रही है यही टेस्ट चार्ज है, जो रखा होता तो उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। दूसरा, टेस्टिंग के लिए जो चार्ज रखोगे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा लोगे, इट इज वेरी स्मॉल। क्यों? अब तुम टेस्टिंग के लिए यहां पे चार्ज रख रहे हो और फील्ड किसकी है? इसकी है। तो सोचो अगर ये बहुत बड़ा हो, जैसे ये 20 माइक्रोकूलम है और ये हो 15 माइक्रोकूलम, टेस्टिंग के लिए तुमने चार्ज रखा वो 15 माइक्रोकूलम है, तो ये क्या करेगा? ये टेस्ट चार्ज इसको धक्का मार देगा इधर, तो ये अपनी जगह से हिल जाएगा। तो अगर सोर्स ही अपनी जगह से हिल गया तो तुम किसी भी पॉइंट पे फील्ड नहीं मेजर कर पाओगे ना। तो एक तो हमें इसको पॉजिटिव लेना है, दूसरा हमें इसको इतना स्मॉल लेना है कि ये सोर्स को अपनी जगह से ना हिला पाए। अब जैसे इतना डिफरेंस कि जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में यहां पे चेक कर रहा हूं तो इसकी हेल्प से चेक कर सकता हूं, क्योंकि ये इतना छोटा है अर्थ के सामने कि ये अर्थ को अपनी जगह से नहीं हिलाएगा। ये अर्थ की तरफ जाएगा, अर्थ इसकी तरफ नहीं आएगी, आती है बट बहुत नेग्लिजिबल है वो मूवमेंट अर्थ की। अब यहां पे मैं सन जितनी बड़ी चीज लाकर तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चेक नहीं कर सकता ना, क्योंकि अर्थ को ही खींच लेगा वो। तो सोर्स अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो टेस्ट चार्ज की रहेंगी। तो इट इज वेरी स्मॉल होने की वजह से आप देखोगे कि फॉर्मूला जो है बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, वो होती है F डिवाइडेड बाय Q नॉट। कि ये जो चार्ज है यहां पे इस पे फोर्स लगी है F, इसका मैग्नीट्यूड है Q नॉट, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? F डिवाइडेड बाय Q नॉट। और साथ में यहां लिखा रहता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। जो ये शो करता है वो ये बताने के लिए है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो चार्ज है Q नॉट इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, नेग्लिजिबल है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज होता है, उसको भी देख लो। तो हम बार बार लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे, हमारे लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है F E इक्वल टू F बाय Q नॉट और F इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो F इक्वल टू mg से, F इक्वल टू mg से। जैसे एक मास जो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है उस पर mg फोर्स लगती है, ऐसे ही एक चार्ज जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है उस पर QE फोर्स लगती है। अब बच्चे बोलते हैं सर बुक में तो QE लिखा है, आपने Q नॉट इंटू E बताया था। अरे सिंबल पे मत जाओ यार, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे यहां पर एक फील्ड है, यहां पर एक फील्ड है ना, किसी की भी फील्ड है, वो हमें नहीं पता किसने बनाई है। कभी कभी क्या होता है कि सोर्स चार्ज नहीं दे रखा होता, जैसे ये नहीं दे रखा मुझे, बस ये बोला है कि इस रीजन में एक फील्ड है और उस फील्ड की मेरे को वैल्यू दी हुई है कि सपोज वो फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, और बोल दिया यहां पर एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम का। बताओ इस पे कितनी फोर्स लगेगी? यहां पे एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम का, बताओ इस पे कितनी फोर्स लगेगी? तो इस पे कितनी फोर्स लगेगी आप सोचो, इस पे कितनी फोर्स लगेगी? 2 माइक्रोकूलम के चार्ज पे 10 न्यूटन पर कूलम की फील्ड में। अब फील्ड की डायरेक्शन देखो, फील्ड इधर है और फील्ड किधर ली जाती है? पॉजिटिव चार्ज जिधर जाए उधर फील्ड ली जाती है, और ये तो है ही पॉजिटिव, यानी इधर रखते ही इधर जाएगा। कितनी फोर्स से जाएगा? तो वो फोर्स क्या है? जो चार्ज रखा है वो इनटू वो जिस फील्ड में रखा है वो। तो चार्ज हमने कितना रखा है? 2 माइक्रोकूलम का, इनटू कितनी फील्ड में रखा है? 10। तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन, 2 इंटू 10 रेज टू पावर
5 न्यूटन की फोर्स इस चार्ज पे लगेगी जो यहां रखा गया है। समझ में आई बात? ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं। इस फॉर्मूले को हम एक बार डिराइव कर लेते हैं और क्या है फिर बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू अ चार्ज क्यू। तो हम सिंपल एक फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं कि सोर्स चार्ज जो है वो है क्यू। सोर्स चार्ज की टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। यहां पे हमारे पास अभी तक क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, एंड दिस क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। कि एक जगह पर हमने क्यू नॉट चार्ज रखा, उस क्यू नॉट चार्ज पे एफ फोर्स लगी, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ बाय क्यू नॉट। अब इस फॉर्मूले से Q थोड़ा सा बुरा मान गया। Q बोलता है यार फील्ड मैंने बनाई है, फोर्स मेरी वजह से लग रही है, और फॉर्मूले में तुमने Q नॉट डाल दिया। तो हमने Q की टर्म्स में फॉर्मूला निकालना है कि जैसे ये चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगी। तो इससे R डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट, और इस Q की वजह से इस Q नॉट पे फोर्स लगी इधर F। वो फोर्स क्या होगी, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो इस जगह पर जो फील्ड है E वो क्या होगी, F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्यू बाय आर स्क्वायर। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे मैं लिख रहा हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू K, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इतनी, और वो किधर होती है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां इमेजिन करो कि पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक चार्ज है सपोज -5 माइक्रोकूलम का, और बोला है कि इससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। बताओ उस पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू सोर्स चार्ज Q 5 इंटू 10 की पावर -6। अब यहां पर भी आप सोचोगे, कूलम लॉ में आपको समझाया था ना कि जो चार्ज है उसका साइन नहीं पुट करना, साइन सिर्फ डायरेक्शंस के लिए होता है बच्चों। चार्ज का डायरेक्शन हमें पता चलेगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइन की वजह से, बस साइन का उतना ही रोल है, मैग्नीट्यूड में साइन का रोल नहीं है। यहां पे हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया 9, 9 से 9 कटा, 10 की पावर -4 जो है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैं 10 की पावर -4 करना भूल गया था, जरा वो देख लेना। 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा 13 माइनस 6 7, और ये 9 से 9 कट गया, तो 5 इंटू 10 की पावर 7। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय चार्ज, न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय चार्ज, न्यूटन पर कूलम। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, सोचो यहां पॉजिटिव चार्ज रखते तो किधर जाता, ये पॉजिटिव, अगर यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते वो किधर जाता, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इससे अट्रैक्ट होता तो इधर आता। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ। तो ये डायरेक्शन हमको कैसे पता चली, इसके नेगेटिव साइन से पता चली। तो नेगेटिव साइन का जो रोल है वो डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड निकालने में नहीं है। समझ में आई बात। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। 2 फॉर्मूले हमने इसके अंदर पढ़े हैं, एक ये है और इसी से निकला हुआ फॉर्मूला एक ये है।
इन दोनों फॉर्मूले में क्लियरली पता होना चाहिए कि E क्या है, Q0 क्या है, F क्या है, कौन सा चार्ज है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो यहां पे कौन सा लगाना है, यहां कौन सा लगाना है। तो जाते जाते एक बार और अच्छे से बता देता हूं, यहां पे जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला है वो चार्ज जो फील्ड में रखा है, और ये वो चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड है। तो एक चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे इतनी फील्ड होगी, और अगर एक जगह जहां पर फील्ड E है वहां एक चार्ज Q0 रखा है और उस Q0 पे उस फील्ड की वजह से F फोर्स लग रही है, तो रिलेशन ये। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उठाने वाले हैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूलों पे। इनको अच्छे से समझ लेना, लेक्चर को 2-3 बार देख लेना ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए, और फिर आप उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए रेडी हो गए। जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स हैं सीबीएसई के, वो सारे मैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड जो भी हैं वो करवाने वाला हूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।